वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस की हमारी टॉप 30 एमसीक्यू की क्विज सीरीज को। अब ये हमारा 10th वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हर एक क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर आंसर करने का जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप उसको याद रख पाएं, ठीक है। बाकी आपका जो भी स्कोर रहे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा और पूरे वीडियो में जहां जहां मैं आपसे क्वेरी करता हूं तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं सिंगापुर कन्वेंशन के बारे में। अब इसको कब लागू किया गया? अब ये किसके ऊपर है? आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता के ऊपर है सिंगापुर कन्वेंशन। तो 2017, 2018, 2019 या 2020 कौन सा यहां पर इसका सही आंसर होगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 2020। सिंगापुर कन्वेंशन जो कि मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन के ऊपर है, इसको 2020 में लागू किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्माइल योजना के बारे में। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सत्य स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि इसे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया, एकदम सही है। दूसरा है इसका पूर्ण रूप अगर हम बात करें तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये भी वाली बात यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इसका लक्ष्य भीख मांगने वाले व्यक्तियों और ट्रांसजेंडरों के लिए आजीविका और उद्यम के अवसर का सृजन करना है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सभी, यानी कि ऑल द 3 स्टेटमेंट्स हेयर आर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक इसको जारी किया गया, तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? वैसे तो आपने देखा होगा कोरोना के ड्यूरेशन में उत्तर प्रदेश की हालत कितनी खस्ता थी और वो शायद ही कोई भूल पाए जिसने अगर उस सब को देखा हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम ही होगा, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। मतलब इतनी लचर स्थिति और किसी प्रदेश की नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है, तो अंतिम इस पायदान पर है उत्तर प्रदेश। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नंबर 1 पर कौन रहा है इस इंडेक्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोन्याक ट्राइब के बारे में। ये जो ट्राइब है ये कौन से स्टेट से रिलेशन है इसका? नागालैंड से, केरल से, मध्य प्रदेश से या फिर कर्नाटक? तो देखिए इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? नागालैंड। ये जो कोन्याक ट्राइब है ये कहाँ की है? नागालैंड की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो भी चर्चा में रहा था आपका रमना काली मंदिर, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है, नेपाल में है, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में है रमना काली मंदिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो से मिली स्टेटाइट की मोहर में दर्शाई गई मानव आकृति या फिर देवता की हम बात करें तो उसने कितने सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है? 1 सींग है उसमें, 2 सींग है, 3 सींग है या फिर 4 है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 3 सींग वाला मुकुट पहना हुआ है। जो स्टेटाइट की मोहर मिली थी मोहनजोदाड़ो में, उस पर एक मानव आकृति या फिर देवता की आकृति क्या है वो बनी हुई है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका तमिल ब्राह्मण रामानुज, इनके संबंध में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सत्य स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि ये वैष्णव मत को मानते थे, एकदम सही बात है। दूसरा है इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को संस्थापित किया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है इन्होंने श्री भाष्य और गीता भाष्य ग्रंथ लिखे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा आपका? 4th वन। सो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पर हम चले, इससे पहले आप लोगों से एक बात करनी है कि अगर आपने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीसीएस के लिए जो हमारा पेड कोर्स है वो आपने परचेज नहीं करा है तो आप यकीन मानिए आप थोड़ा यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप जरूर सबसे पहले तो आप हमारा पीसीएस का पेड कोर्स जरूर परचेज करिए। एकदम नॉमिनल फीस उसके अंदर रखी गई है। रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को पढ़ के यहां से पूरा गाइडेंस लेके अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित कर पाएं, ये मेन पर्पस है, इसीलिए फीस बहुत कम रखी गई है। अब आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर्स पे आप सिंपली कॉल करिए और अपना आप जो पेड कोर्स है उसको परचेज कर लीजिए। अब ये मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं इसको परचेज करने के लिए, अभी आपने देखा होगा आरओ एआरओ का जो रिजल्ट जारी हुआ है प्री का, तो इसमें भारी संख्या में एक बार फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड कोर्स के मेंबर हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। अब पीसीएस की अगर हम बात करें तो पीसीएस का आपको एज यूजुअल पता होगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पर कोई और नहीं है, ठीक है। हमारा जो पेड कोर्स है वो आपको सफलता दिलाने में पूरी भूमिका अदा करता है। आपको
36 किताबें नहीं पढ़नी है, आप सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स पर पूरी तरीके से रिलाय होकर उतना आप मटेरियल पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। आपको ज़रूरत यह है कि आपको सिर्फ हमारा जो पेड कोर्स है इसको परचेज करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हैं ज्ञान सर सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की सफलता जो है वो एकदम सुनिश्चित हो पाए। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और परचेज करिए जो हमारा यूपी पीसीएस का पेड कोर्स है। ये मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 110% जो क्वेरी मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ इनको आप बहुत इजीली कर पाएंगे। और बहुत कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजुअली आप लोग मिस करते हैं वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा और आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। जून में आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सो जल्दी से जल्दी इसको परचेस करिए। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है मोहम्मद आजम शाह, इनके द्वारा जो अपनी मां राबिया दुरानी की स्मृति में एक बीवी का मकबरा बनवाया गया था, तो ये एग्जैक्टली है कहां पर? फतेहपुर सीकरी में है, औरंगाबाद में है, आगरा में है या फिर दिल्ली में? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? औरंगाबाद। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहां पर है सर सैयद अहमद खान के बारे में। इनसे रिलेटेड यहां पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको सही कथन यहां पर चूज करना है। पहला है अंग्रेजों के प्रति घोर समर्पण के कारण इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, एकदम सही बात है। दूसरा है कुरान की सर्वोच्चता पर बल तथा पर्दा प्रथा, बहुपत्नी और तलाक की प्रक्रिया को खत्म करने पर इन्होंने बल दिया था, यह भी एकदम सही बात है। इसके बाद तीसरा है अपने विचारों का प्रचार इन्होंने तहजीब उल अखलाक पत्रिका में किया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और ये तीनों ही स्टेटमेंट कंठस्थ कर लीजिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? उपर्युक्त सभी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का है, इसके संबंध में स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि असत्य कौन सा है। पहला यहां पर स्टेटमेंट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद वही प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत कम किया गया था, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर इंक्रीमेंट करा गया था, जो गैर सरकारी बहुमत था इसमें इंक्रीमेंट करा गया था, तो ये चीज यहां पर गलत है। आपको असत्य वाला चुनना तो पहला ही यहां पर हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि ये आधा तो सही है स्टेटमेंट, आधा यहां पर स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यहां पर लागू करी गई इस अधिनियम के थ्रू, ये वाली बात भी यहां पर सही है। इसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो देखिए ये चारों स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, जो मैंने यहां पर आपको करेक्ट करवाया है इसके साथ में इसको याद रखिएगा, मतलब बहुमत में कमी नहीं करी गई थी, वृद्धि करी गई थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा रखी गई 11 सूत्रीय मांगों में निम्न में से कौन सी सही नहीं है? पहली मांग क्या थी कि सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 25% की यहां पर कमी की जाए, ये परसेंट है, 25% की यहां पर कमी की जाए। दूसरा है विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। तीसरा है लगान में 50% की कमी की जाए। और चौथा है नमक कर समाप्त किया जाए और नमक पर सरकारी एकाधिकार जो है उसको समाप्त किया जाए। तो यहां पर देखिए हमारा सही स्टेटमेंट है वो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और चौथा भी सही है। जबकि पहले स्टेटमेंट की बात करें, यहां पर बात करी गई है कि सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 25% नहीं है, ये 50% है, ठीक है। 50% की कमी की मांग यहां पर रखी गई थी, 11 सूत्रीय जो मांग थी महात्मा गांधी के द्वारा उसमें, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस का प्रतिद्वंदी कौन था, मतलब इनका ओपोनेंट कौन था? के.एम. मुंशी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे या फिर सीतारमैया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? पट्टाभी सीतारमैया इनके ओपोनेंट थे 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 1964 में बनी कोठारी शिक्षा आयोग, इसकी सिफारिशों में कौन सा असत्य है? अब ये कोठारी शिक्षा आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इनको एज इट इज़ याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है, इसलिए हर एक स्टेटमेंट जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था कि शिक्षा के लिए 3 भाषाई फॉर्मूला है, जिसमें मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश में से एक, इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद राष्ट्रीय आय का जो 5% शिक्षा पर व्यय की बात करी गई है, ये गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था आपका 6%। हमें असत्य वाला चुनना था, तो हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तो थर्ड रहेगा,
बाकी ये जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट जहां पर बात करी गई है कृषि और औद्योगिक शिक्षा के विकास की, ये वाली बात भी यहां पर सही है। तीसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का 6% ये शिक्षा पर व्यय करा जाए, ये यहां पर सही है। ठीक है, इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, ये विषय किसका है? राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है, आपका संघ सूची का, या फिर किसी भी लिस्ट में ये शामिल ही नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का ये एक सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। क्या? आर्थिक योजना। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, ये किस वर्ष आया? यानी कि इन विच ईयर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट केम? 1950, 1953, 1956 या फिर 1960? तो सही आंसर क्या होगा? 1956 में आया था आपका ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपका बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, जो कि 1986 का है, ये यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद खान अधिनियम या फिर माइंस एक्ट की बात करें, ये 1950 दिया हुआ है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये होना चाहिए था आपका 1952। ठीक है, 1952। इसके बाद कारखाना अधिनियम या फिर फैक्ट्री एक्ट की बात करें, 1948 का है, सही है। इसके बाद बीड़ी और सिगार कर्मचारी अधिनियम की बात करें, 1966, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा आपका, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो चूज करना था, तो माइंस एक्ट जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है या फिर इनकरेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है झेलम नदी उत्तर की ओर बहती हुई वूलर झील में मिलती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद है रावी नदी कश्मीर घाटी और पीर पांजाल के बीच में जो क्षेत्र है वहां पर बहती है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका धौलाधर होना चाहिए था और पीर पंजाल होना चाहिए था। इसके बाद व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट वाला चूज करना था, तो थर्ड वाला यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि पीर पांजाल और धौलाधर के बीच में ये रावी नदी जो है वो बहती है, याद रखिएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये मिट्टी मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदियों द्वारा जमा गाद के कारण बनती है, सही बात है। दूसरा है यह मिट्टी तटीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि यह मृदा सबसे बड़ा मृदा समूह है जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो है यह मिट्टी सबसे अधिक उत्पादन वाली कृषि भूमि प्रदान करके भारत की 40% से अधिक आबादी को सहयोग करती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो तो सेकंड वन रहेगा, लेकिन बाकी ये स्टेटमेंट जरूर आप याद रखिएगा एलुवियल सॉइल के बारे में। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आपका अजंता की गुफाओं के संबंध में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उन पर विचार करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे चलें, इससे पहले आप लोगों से एक बात करनी है कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को यानी कि ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा पेरेंट चैनल है इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चंस आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस, आप यकीन मानिए अगर आप ये क्वेश्चंस ही करते रहेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधे वहीं पे मिल जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, बाकी आप पेड कोर्स अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो मैं आपसे फिर इस चीज़ के लिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप इस कोर्स को हमारे जरूर परचेज करें। इन नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, अपना जो पेड कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, रीजन बीइंग कि भाई आप सब जो है ईजिली उसको परचेज कर पाएं। बहरहाल अब अपने इस स्टेटमेंट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा है इसके समीप से वादुर नामक छोटी नदी बहती है। इसके बाद ये गुफाएं जो हैं जैन गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि औरंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा ये भी सही है कि वादुर नाम की एक छोटी सी नदी है जो इन गुफाओं के पास से बह रही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। जबकि हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है कि ये गुफाएं जैन गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पहला और दूसरा,
ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक तरफ व्यक्तित्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ विधा दे रखी है। अब देखिए मृणाली साराभाई ये कुचिपुड़ी से नहीं रिलेटेड है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है और आपको जो सुमेलित नहीं है वो चूज करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मृणाली साराभाई। ठीक है। बिरजू महाराज की बात करें, कत्थक से रिलेटेड है, एकदम सही बात है। उस्ताद विलायत खां की बात करें तो सितार वादक से इनका रिलेशन है, सही बात है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम बात करें मृणाली साराभाई की, कुचिपुड़ी से इनका रिलेशन नहीं है, ये भरतनाट्यम और कथकली में महारत हासिल है इनको, ये आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है, दो स्टेटमेंट है जिसमें बात करी है आपसे कि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के समकालीन था, और दूसरा स्टेटमेंट है कि भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया है। तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही है, पहला है, दूसरा है या फिर दोनों है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये स्टेटमेंट जरूर आप एज इट इज याद रखिएगा, बहुत आपको फायदा होगा इससे। यहाँ पर बात किसकी करी गई कि भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के समकालीन था, याद रखना है आपको, और दूसरा भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 पे, जहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से किसे बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, शेख हमीरुद्दीन के रूप में, फरीदुद्दीन गजशंकर के रूप में, फरूद्दीन हुसैन के रूप में, या फिर शेख फरीद खान। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, फरीदुद्दीन गजशंकर, ये यहाँ पर सही आंसर आएगा। इनको ही बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रही हिमालयन मलार्ड, ये एग्जैक्टली है क्या, हिमालयन बतख है, हिमालयन मिरग है, हिमालयन तेंदुआ है या फिर हिमालयन सारस है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ये एक हिमालयन बतख है, यानी कि हिमालयन डक है। जरूर याद रखिएगा, हिमालयन मलार्ड एग्जैक्टली क्या है, हिमालयन बतख है। इसके बाद आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, इन पर विचार करना है, जो सही स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका अमर जवान ज्योति से रिलेटेड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है इसे अब जो है 2019 में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलीन कर दिया गया है, एंड आई होप कि आपको पता होगी ये चीज़। दूसरा है कि इसके उद्घाटन जो है वो 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट पर इंदिरा गांधी ने किया था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर अमर जवान ज्योति से रिलेटेड सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जहां पर बात करी गई है कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया, 27, 28, 29 या फिर 30। तो सही आंसर क्या आएगा, 29। 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद आगे चले, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जहां पर बात करी है नाटो के बारे में। यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला है वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य हैं। 1949 में गठबंधन के समय जो था इसमें 12 संस्थापक सदस्य थे, सही बात है। दूसरा है नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पर आंसर आएगा हमारा बोथ। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों से संबंधित बहुत सारी रिपोर्ट थी, जिसमें एक चर्चित रिपोर्ट थी 5वीं रिपोर्ट। ये जो है कौन से वर्ष ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया, 1810 में, 11 में, 12 में या फिर 13 में। तो सही आंसर क्या आएगा, 1813। ये 5वीं रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका फ्रांसिस बुकानन, ये लॉर्ड वेलेजली का चिकित्सक था, सही बात है। दूसरा है इन्होंने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जिसे अलीपुर चिड़ियाघर कहा गया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है फ्रांसिस बुकानन के बारे में। तो सही आंसर क्या आएगा, दोनों। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक तरफ व्यक्तित्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ कंट्री। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान से रिलेशन है, सब जानते हैं। दूसरा है ग्यूसेप गैरिबाल्डी, ये स्पेन से है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि इट शुड बी इटली, ठीक है, इटली यहाँ पर होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन। इसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन की बात करें, अमेरिका से इनका रिलेशन है, सब जानते हैं। ची मिनहिन की बात करें तो ये वियतनाम से है, जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये आपको ना पता हो। तो ची मिन ये कहाँ के हैं, वियतनाम के, ठीक है, वियतनाम से इनका रिलेशन है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के 29वें क्वेश्चन पर, जहाँ पर बात करी है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सचिव और भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या फिर 1858 का अधिनियम या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
तो सही आंसर क्या आएगा आपका? एक्ट ऑफ 1858, जिसके तहत भारत सचिव और भारत परिषद इसका गठन किया गया। इसके बाद अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमने बात करी है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका गठन किसने किया? केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, शिवनाथ शास्त्री या फिर आनंद मोहन बोस? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? केशव चंद्र सेन। सो इसके साथ ही दोस्तों हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूंगा, टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, आपको तुरंत जो यूपी पीसीएस का हमारा पेड कोर्स है उसको तुरंत आप परचेज करिए। आप यकीन मानिए, मेरी बात को मान के आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। और YouTube के जितने चैनल हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेटर प्लेटफॉर्म दूसरा है ही नहीं कोई। यहां के अगर आप पेड कोर्सेज परचेस करते हैं और पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करते हैं, तो यकीन जानिए यूपी पीसीएस जो 2022 का है, इसमें सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा अपने ऊपर, और अगर आप नहीं कर सकते हैं इन केस, तो ठीक है, तब आप फिर खाली वीडियोस देखिए, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो सॉफ्ट के साथ में ज़्यादा आपको फायदा करेगा। मतलब वीडियो के साथ में आप हार्ड कॉपी से पढ़ेंगे, वो कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सिर्फ वीडियो देखने के मुकाबले। आपका टाइम बचेगा, उस टाइम को आप और ज़्यादा रिवीजन करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आप परचेज करिए तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स। ये नंबर दिए हुए है, तुरंत यहाँ पर कॉल करिए। तो फिर मिलते हैं अब इसी मैसेज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।